चलिए बताइए, अध्याय 2 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलेगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या। ले लीजिए। ठीक, अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपको और भी बहुत सारी संख्याएं मिलेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या के अलावा। वे संख्याएं क्या क्या होगा उसको पहले सुन लो। पहले तो आप स्टार्ट करेंगे पूर्णांक से या प्राकृत संख्या से। एक होता है पूर्णांक, एक होता है प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, तो सबसे पहला शुरुआत जो संख्याओं का होता है वो होता है 1 से। अब आप बोलोगे कि सर 0 भी तो है ना? तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? प्राकृत संख्या के बारे में। तो पहले पूरे संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल समझ लो आप लोग। ठीक, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारे सबसे पहला जो संख्या आएगा वो रहेगा प्राकृत संख्या। क्या होगा? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है? जिससे हम दुनिया में कोई भी वस्तु है उसकी गिनती करते हैं। मतलब गिनती के लिए जो संख्याएं यूज होगा, गिनती के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वास्तविक प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं में जैसे मेरे पास कितना चौक है? 1 चौक है, आपने गिनती में यूज किए। आप लोग कितने बचे हो? मान लो 10। अब उस 10 को जब हम यूज करते तो उसमें एक कोई एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, वो क्या है? 1 के अलावा 0। लेकिन 0 को हम प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं लेंगे। 10 आ गया तब तो हम उसको प्राकृत संख्या कहेंगे, लेकिन उस केवल और केवल 0 को हम प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को हम गिनती के लिए उपयोग नहीं कर सकते। क्या बोलो, बात समझना। जो संख्याएं गिनती के लिए उपयोग होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। मतलब प्राकृत संख्या का यूज केवल और केवल गिनती के लिए हो गया। लेकिन गिनती जब हम आगे बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 करके, तो 9 के बाद क्या आता है? 10। और 10 में एक अन्य संख्या मिला हुआ है, वो 1 के साथ क्या है? 0। बात समझना। ठीक, तो प्राकृत संख्या क्या हुआ? जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। परिभाषा के रूप में लिखेंगे हम, जिन संख्याओं का उपयोग गिनती के लिए होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया? प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या हुआ? जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं उसको प्राकृत। अब एकदम ऐसे मत सोचना कि सर ने क्या लिखवाए थे, अब मैं जैसे लिखवाया हूं एकदम सेम टू सेम याद किए जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं। आपका एक समझ होना चाहिए, आप खुद में समझ बना लो कि जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं वो क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। सिंपल सी बात। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो शुरुआत कहां से होगा? 1 2 3। और सबसे मेन बात, प्राकृत संख्या का अंग्रेजी नाम होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। और खाली स्थान में आता है, प्राकृत संख्या को खाली स्थान से दर्शाते हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोले हम लोगों ने? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का पहला अल्फाबेट या पहला अक्षर क्या रहा? n। तो प्राकृतिक संख्या को हम किससे दर्शाएंगे? n से। क्या बोला, बात समझ में आया? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है? n। इसलिए प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाएंगे? n से। ये खाली स्थान में आता है, प्राकृतिक संख्या को खाली स्थान से दर्शाते हैं। ठीक, तो इसे नेचुरल नंबर
भी कहते हैं, और इसे मतलब किसे, इसे मतलब किसे, इसे मतलब किसे, अरे मूर्ख, इसे मतलब किसे नहीं कह रहा हूं, इसे मतलब किसे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, इसे मतलब किसे, अपना भी चलाए जा रहे हो, इसे मतलब प्राकृतिक है। फिर किसे बोल रहे हैं? इसे एन से दर्शाते हैं। ठीक। अब दूसरा चीज जो आता है, यह है हमारा पूर्ण संख्या। चलिए भाई, अब आपको एक चीज बताया था, जब हम प्राकृतिक संख्या का शुरुआत करते हैं तो उसका शुरुआत कहां से हुआ था? एक से। कहां से हुआ था? एक से। लेकिन अब आपको पता चला कि भाई एक से तो संख्या का शुरुआत हो रहा है, इसमें कुछ चीज मिसिंग है। अब संख्याएं बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए केवल एक से ही आगे बढ़ाएंगे ऐसा तो नहीं है। हमारे पास एक से लेकर 9 के अलावा एक और अंक बचा, वो क्या है? शून्य। कौन है? शून्य। मतलब प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को ऐड कर दे या जोड़ दे, किसको जोड़ दे? शून्य को। किसमें जोड़ दे? प्राकृतिक संख्या में। तब वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। इसमें किसी की कमी है ना? किसकी कमी है? शून्य की। तो प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ने पर, अब जोड़ने मतलब प्लस की बात नहीं हो रही ना, जोड़ने मतलब उसमें शून्य को और शामिल करने पर, या फिर लिख दो शून्य को शामिल करने पर लिख दो। पूर्ण संख्या होगा। इसे अपूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, टोटल का टोटल जो रहता है उसको क्या कहता है? होल। तो इसे होल नंबर भी कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या को हमने किससे दर्शाया था? एन से। तो इसको किससे दर्शाएंगे? डब्ल्यू से। तथा इसे किसे दर्शाएंगे? डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक। अब बताइए, इसका शुरुआत तो एक से हुआ था, बताओ पूर्ण संख्या का शुरुआत कहां से होगा? बहुत बढ़िया। किससे होगा? शून्य से। शून्य, एक, दो, तीन, आगे जितनी भी संख्याएं होगा वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याएं। देखिए, अब शून्य, एक, दो, तीन धनात्मक संख्याओं के अलावा हमको ऋण 1, ऋण 5 ये संख्याएं भी मिलता है कि नहीं मिलता है? अब बताओ, ऋणात्मक संख्या तो उसमें छूट गया है, तो उसको हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहेंगे? अब तीनों बातों को थोड़ा ध्यान देना। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहां से हुआ? एक से। प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहां से हुआ? एक से। और उसमें हमने जीरो को और शामिल कर दिया। किसको शामिल कर दिए? जीरो। तब उसको हमने क्या कह दिया? पूर्ण संख्या। अब उस पूर्ण संख्या जीरो में और क्या चीज को ऐड किया जा रहा है? ऋणात्मक संख्याओं को। इनको ऋणात्मक, तब वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। समझ आया? तो उसके परिभाषा लिखते पूर्णांक का। ये हो गया। पहले इसको लिख लो, फिर हम पूर्णांक का परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, चलो। पहला हमने कौन सा संख्या पढ़ा? पहला संख्या क्या पढ़े बताओ? प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या था? अब क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक पढ़ने वाले। वेरी गुड। अब ध्यान से समझना, ठीक है? अब नहीं, हमेशा ध्यान से समझना है। तीसरा, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर।
क्या कहते हैं? इंटीजर। प्राकृतिक संख्या को क्या बोले थे? नेचुरल नंबर। भुला जाते हो रे। प्राकृतिक संख्या को क्या बोले थे? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को क्या बोले थे? होल नंबर। और पूर्णांक को क्या कहेंगे? इंटीजर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हमने नेचुरल नंबर लिखे तो n से दर्शाए, होल नंबर लिखे तो w से दर्शाए। शुरुआत 0 से होगा लेकिन दर्शाए किसे से? w। अब इसको हमने पूर्णांक को क्या कहा? इंटीजर। तो इसको i से दर्शाएंगे, ऐसा सोचेंगे हम। इसको हम दर्शाते हैं किससे? z से। वेरी गुड। ठीक है। इस बार यदि आप i भी लिख देंगे ना तो सही होना है, क्योंकि इसको इंटीजर ही कहते हैं। ठीक है। तो पूर्णांक की परिभाषा आप लिख लो। जैसे प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बना, तो पूर्ण संख्या से क्या बनेगा? पूर्णांक। तो इसको लिखेंगे, यदि पूर्ण संख्या में, यदि पूर्ण संख्या में, पहले तो धर 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 लिखना शुरू कर देते हो ना, इसीलिए आप लोग समझ नहीं पाते। आप लोगों को पहले समझ में आना चाहिए ना, लिखने का पहले प्राथमिकता देते हो। मैं भी इधर लिख रहा होता हूं, आप लोग भी इधर धर धर लिखते रहते हैं। पहले समझ लो, समझ जाओगे ना तो आपको ज्यादा लिखने में कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं होगा। छपाई विमान लोग, यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाए, किसको शामिल कर दे? ऋणात्मक संख्या। तो वह क्या हो जाएगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या शुरुआत कहां से हो? पूर्ण संख्या का 0, 1, 2, 3। इसमें ऋणात्मक संख्या को भी शामिल करना है, मतलब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इधर जितना भी संख्या आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक। मतलब 0 से धनात्मक जब रहता है तो उसको हम कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या। और इस पूर्ण संख्या में हमने किसको ऐड कर दिया? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या मिला के क्या देगा हमको? पूर्णांक। इसे हम किससे दर्शाएंगे? इसे z से दर्शाते हैं। ठीक। और इसका अंग्रेजी नाम क्या है? इंटीजर। याद रख लेना ना, इंटीजर्स। इधर देखिए, अब चौथा चीज जो हमारे पास मिलेगा मेन, वो है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। आप लोग इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना ना, पता चल रहा है पूरा का पूरा भूल के बैठे हुए हो। चलो, अब मेन चीज आपका शुरुआत होने वाला है परिमेय संख्याएं, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक। अब परिमेय संख्या से आपके दिमाग में बात आता है बटा के रूप में जो संख्या रहता है। किस रूप में रहता है? बटा। अब बटा के रूप में आपको मिलेगा तो हम उसको सीधा नहीं लिख देंगे, जो बटा के रूप में है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसको थोड़ा परिभाषित करने का तरीका है। कैसे परिभाषित करेंगे? यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त करे, किस रूप में व्यक्त करे? p बटा q, तब या तो व्यक्त करे या तो व्यक्त किया जा सके, तब उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। किस रूप में व्यक्त किया जा सके? p बटा q। अब p बटा q मतलब एक अंश रहेगा और एक क्या रहेगा? हर। बात समझना, परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? p बटा q। या तो व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जा सकता है, तब उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में व्यक्त करे, व्यक्त हो,
या व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। अब थोड़ा सा एक बात समझना, P बटा Q के रूप में जब हम व्यक्त कर रहे हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे कि यहां पर जो हर है वो जीरो नहीं होगा। हर कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब Q बराबर नहीं हो सकता किसका, जीरो का। अब Q बराबर जीरो नहीं हो सकता, रीजन क्या है समझना। यदि हम कोई लिखे संख्या 5 के नीचे में जीरो, किसके नीचे में 5 के नीचे, तो ये 5 के नीचे में जीरो यदि आया तो इसको हम दर्शाएंगे अनंत से। किसे दर्शाएंगे, अनंत। और अनंत जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती। इसीलिए आप याद रखना, हर कभी भी जीरो नहीं होगा। अंश हो सकता है, अंश को आप जीरो कह सकते हो, लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना, यदि हर जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या क्या बात बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है। हर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो आप इसको क्या कहेंगे, कोई भी संख्या रहेगा 5/6 या ऋण 3/2 या केवल और केवल 4। अब बताइए 4 परिमेय संख्या है कि नहीं, क्यों है, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, ए। इसीलिए बोला गया है, देखो व्यक्त हो, ये 5/6 जो है P बटा Q के रूप में व्यक्त है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि परिमेय संख्या है। लेकिन जब हमको केवल और केवल क्या मिला हुआ था, 4, तो 4 को हम व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में, P बटा Q के रूप में, क्योंकि 4 के बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। क्या बोला, बात समझ में आया। इसीलिए यहां पर बोला गया है P बटा Q के रूप में व्यक्त हो या व्यक्त किया जा सके। व्यक्त रहेगा तो ऐसे ही दिख जाए कि हाँ भाई ये P बटा Q के रूप में व्यक्त है। और जैसे हमको केवल और केवल मिलेगा कितना, 4, तो 4 को हम नीचे में क्या लगा सकते हैं, 1, मतलब इसको हमने व्यक्त कर दिया, इसलिए 4 भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, है कि नहीं, है, वेरी गुड, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। यही चीज आपको बताया था। लेकिन वही संख्या 5 के नीचे में जीरो आ जाता तब, क्योंकि उसका मान क्या हो जाता, अनंत। समझ आया बात। जीरो के नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अन्य कोई भी संख्या उसके नीचे में यदि जीरो आ गया तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक, चलिए फिर इसको लिखिए। हमारे चैप्टर का एक पार्ट मिल गया हमको, क्या, परिमेय संख्या। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, अपरिमेय संख्या। देखिए इसी से ये बनने वाला है हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। हाँ वो रहेगा, केवल और केवल वो रहेगा, क्या रहेगा, सही बोल रहा है, सही सोच रहा है। जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। और जिनको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पे आप देखे होंगे पाई। अच्छा बताया था आप लोगों को पाई का मान कितना होता है, 22/100। एकदम इतना जोश के साथ बोल रहे हैं 22। गौर से देखो, इस इंसान को ऐसे नहीं बोलते हैं न्यूज वगैरह में, 22/60। चलो परिभाषा लिखते हैं किसका, अपरिमेय संख्या। जिसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे दर्शाए थे, अच्छा इसको किससे दर्शाए थे, आप तो बताए नहीं रहे। इसे क्यों से दर्शाते हैं, लिख लेना इसको। ठीक, खाली स्थान में यही आता है, रेशनल नंबर या पूर्ण संख्या को खाली स्थान से दर्शाते हैं, ये सब आता है, ध्यान दे लेना। ऐसे संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता,
अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे क्या बोले थे, पाई, या हम कह देंगे करनी 2, या हम कह देंगे करनी 3। जो संख्या है करनी के रूप में रहेगा, करनी मतलब करनी 2 करनी 3। अब करनी 4 जैसे है, करनी 4, अच्छा ये आप लोग लेने होगा, इसको हम क्या कहते हैं, करनी का, याद रख लेना। कभी सुने थे कि नहीं सुने थे नाम? तब पढ़ भी रहे हो? अच्छा, हाँ तब तो अच्छी बात है। अच्छा बताओ, करनी 4 का मान कितना होगा? नहीं पता ना। देखो करनी 4 को हम लिखते हैं 2 गुना 2। 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4। बात समझना। अब इसमें 2 का क्या बन रहा है, जोड़ा। और करनी के अंदर किसी संख्या का जब जोड़ा बन जाए, समान 2 अंकों का जोड़ा बन जाए, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें से जोड़ा बढ़ रहा है तो कौन बाहर निकल जाएगा, 2। मतलब करनी 4 का मान क्या हो जाएगा हमारा, 2। अब हमने कहा भाई करनी लगा है, मतलब वो अपरिमेय संख्या है, मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। अब हमको मिल गया करनी 4। अब आपके दिमाग में फिर चलेगा कि भाई सर ने तो कहे थे कि करनी लगा है मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तो करनी 4 का मान कितना हुआ, 2। मतलब करनी 4 जो है वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो थोड़ा समझ लेना बात, पता चल रहा है आप हर करनी लगी हुई संख्या को अपरिमेय संख्या बोले जा रहे हो। तो करनी 4 जो है उसको थोड़ा सा हल करने पर क्या मिल जाता है, 2। अच्छा अब ये बताओ 2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? वेरी गुड, क्योंकि 2 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, मतलब 2 को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब 2 एक परिमेय संख्या है। इतना बात समझ में आया? तो आज हमने 5 परिभाषाएं पढ़े। पहला क्या था, प्राकृत संख्या। वो क्या था प्राकृत संख्या, जिसका शुरुआत या जिनको हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं वो कहलाता है प्राकृत संख्या। और उसका शुरुआत कहां से हुआ था, 1 से। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में हम किसको शामिल कर दे, शून्य को, प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दे तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे, किसको शामिल कर दे, ऋणात्मक, तब वो क्या बन जाता है, पूर्णांक। और P/Q के रूप में जब हम किसी संख्या को व्यक्त करते हैं तो वो कहलाता है परिमेय संख्या। और जिसको नहीं P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ना किया जा सकता है, तब वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, परिमेय संख्या के लिए हर में क्या नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, परिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या को किससे दर्शाते हैं, और पूर्णांक को किससे दर्शाते हैं, Z से। बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आपको याद हो गया। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चंस। आज केवल परिभाषाओं तक रुकिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप प्रश्नावली का पहला नंबर का क्वेश्चन ट्राई करके आना, ठीक है।